हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो और आप लोग का स्वागत है हमारे मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। और आप लोग से आशा है कि आप लोग जरूर हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों में और फ्रेंड में, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। तो नोट्स तो पता है आप लोग को, जो टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल जाता है आप लोग को नोट्स, जो हैंड रिटेन नोट्स हमारे क्लास खत्म होने के जस्ट 10 से 15 मिनट में आप लोग को नोट्स मिल जाता है। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाते होंगे। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ आप रिवीजन पढ़ाई कीजिए और आप लोग का टेस्ट हो सकता है कभी भी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता है कि एक मोटिवेशनल लाइन आप लोग को सुनाते हैं। तो आप लोग तो चलिए एक मोटिवेशनल लाइन सुनाते हैं आपको कि किस्मत पे नहीं अपने कर्मों पर यकीन है। किस्मत पे नहीं अपने कर्मों पे यकीन है। जो मैंने सोचा हूँ, जो मैंने सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ। जो मैं सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ। जलने वाले की भीड़ है पीछे, जलने वाले की भीड़ है पीछे, क्योंकि मैं खुद की दुनिया बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद की दुनिया बनाता हूँ। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, फार्माकोडायनामिक का पूरा मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है आप लोग को बहुत डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, जो आप लोग जरूर देखे होंगे, पढ़े होंगे और आपको रियलाइज होगा किया होंगे कि यार इतना सिंपल भाषा में इतना आसान से मतलब कहीं नहीं मिलता है। तो चलिए आशा है आप लोग से, उम्मीद किए होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक और ब्रांच है जिसका फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो उससे पहले हम लोग कल जो है ना एक दो टॉपिक मिस कर दिए थे, छोटा छोटा टॉपिक है। तो हम लिख दिया कि दिस टॉपिक वाज मिस इन द लास्ट क्लास। मैंने इस टॉपिक को लास्ट क्लास में मिस कर दिया था, छोड़ दिया था, जान के छोड़ भूलने गए थे, क्योंकि मेरा लंबा क्लास हो रहा था, आप लोग को बोरिंग फील हो रहा था। तो हम लोग सोचे इसको छोड़ देते हैं, कल आप लोग को पढ़ा देंगे। तो आज हम थोड़ा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने नए टॉपिक पे। तो चलिए हम पहले लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों टॉपिक को। क्या है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म एक टर्म है जो फार्माकोलॉजी में यूज होता है। एंटागोनिज्म एक टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताते हैं आपको कि एंटागोनिज्म का मतलब हो गया कि एंटागोनिज्म इज अ टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन का यह टाइप है जिसमें विच वन ड्रग्स ब्लॉक टू रिलीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग्स। मतलब जैसे कोई बी ड्रग्स है, और ए ड्रग्स है। बी ड्रग क्या क्या इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया। मतलब कोई होता नहीं है कि गांव में जब आगे वो बढ़ने लगता है तो उसका पैर खींचे के नीचे करने में आदमी तो लगा रहता है। तो वही इसका काम है। क्या करता है वो, जो बी ड्रग्स है वो क्या करता है, ए ड्रग्स जो काम वर्क कर रहा था उसके वर्क पे जाके उसको वर्क को रिड्यूस कर देता है। इसका ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है, लेकिन इसका बहुत यूज भी है जो इमरजेंसी में वर्क करता है। जैसे कैसे वर्क करता है बताते हैं। जैसे कोई हम ए मेडिसिन दिए, कोई बी मेडिसिन दिए। तो इसका पहले एंटागोनिस्ट इज अ टाइप ऑफ ड्रग्स इंटरेक्शन इन जिसमें वन ड्रग्स ब्लॉक द रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग्स और केमिकल एट रिसेप्टर और फिजिकल लेवल। तो कोई हम ए ड्रग्स दिए और बी ड्रग्स दिए। ये बी ड्रग्स क्या किया, ए ड्रग्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया, उसके रिड्यूस को कम कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बुरा नहीं है, ये कभी कभी अच्छा इमरजेंसी में अच्छा वर्क भी करता है। वो कैसे वर्क करता है बताते हैं आपको। जैसे
कोई पेशेंट को जैसे कोई पेशेंट को हम एक्सेसिव क्या दे देते हैं, हिपेरिन दे देते हैं। एक्सेसिव मतलब अधिक हिपेरिन हम किसी पेशेंट को दे देते हैं किसमें, ब्लड को थिनिंग करने में, ब्लड को पतला करने के लिए दे देते हैं। तो क्या होता है कि रिस्क हो जाता है, जब देते हैं ये एक्सेसिव ड्रग्स देते हैं तो क्या होता है, रिस्क हो जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग को रिस्क हो जाता है यार, अगर ज्यादा पड़ गया, अगर उसका ब्लीडिंग बढ़ रहा है, अगर कोई सुविधा नहीं है तो हम छोड़ दिए उसको, ब्लीडिंग बढ़ रहा है, पूरा शरीर का ब्लड बाहर, पेशेंट ऊपर, तो हम लोग को इसीलिए आपको हम कभी एक बार पहले बताए थे कि हम लोग को पढ़ना है। जब हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उस कोर्स को ऐसे नहीं लेना, प्रैक्टिस की तरह हम लोग को वर्क नहीं करना। हम लोग को क्या करना है, पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो एडमिशन ले लिए कॉलेज में, डिग्री तो मिलेगा, हम जाते हैं हॉस्पिटल ड्यूटी करने। हॉस्पिटल ड्यूटी आप कीजिएगा तो क्या सीखिएगा, वहां फिर प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा। अगर आपको किसी प्रैक्टिशनर उसको पता नहीं है कि जब यह दवा उसको इफेक्ट किया था, हम उसको दूसरी दवा से उसको इफेक्ट को कैसे कम करेंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तो उस समय आप लोग छोड़ दीजिएगा पेशेंट को, पेशेंट चल बसेगा। तो आप लोग को पढ़ना है, आप मेहनत कीजिए। आप लोग एक बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार कोर्स में आप लोग का पापा और मम्मी खर्च कर रहे हैं आप लोग के लिए। उसके लिए आप लोग उस लेवल का पढ़ाई कीजिए, तभी आप उस लेवल तक खड़ा हो सकते हैं, नहीं तो आप फिर नॉर्मल जो की तरह कर सकते हो। तो हम क्या बता रहे थे कि जब एक पेशेंट को एक्सेसिव हिपेरिन दिया जाता है ब्लड को थिनिंग करने के लिए, तो क्या होता है, उस प्लेस को ब्लीडिंग होने लगता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है, मतलब अधिक ब्लड बाहर होने लगता है। तो अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसा ड्रग्स देंगे जो उसके हिपेरिन पे उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। एंटागोनिस्ट का मतलब हम पहले बताए थे कि एक ब्लड, जैसे कोई ए ड्रग्स और बी ड्रग्स दिए, ये बी ड्रग्स क्या किया, ए ड्रग्स के इफेक्ट को कम कर दिया, तो यहाँ पे हमको बेनिफिट ये है कि हम इसको रिड्यूस करेंगे। हिपेरिन के जो अधिक एक्सेसिव पड़ गया था उसको रिड्यूस करना है, तो हम उसको क्या देंगे, एक ड्रग्स है प्रोटामाइन, एक ड्रग्स देंगे प्रोटामाइन सल्फेट देंगे। प्रोटामाइन सल्फेट डायरेक्टली एक्ट करता है केमिकल विद हेपेरिन एंड न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट। अभी प्रोटामाइन क्या करेगा, इस एक्सेसिव हिपेरिन पे जाकर वर्क करेगा, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, और फिर वो ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाएगा। तो एंटागोनिज्म का ये हमको फायदा देखने को मिलेगा, इस नॉलेज को होना चाहिए। तो बताएं कि एक ड्रग है जो एक दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, तो इसका क्या फायदा था आप देख लिए। और दूसरा बचा है हमारा जो कल छूट गया था, वो है साइनर्जिज्म। क्या है साइनर्जिज्म? साइनर्जिज्म का मतलब क्या होता है, एक सिंपल भाषा में समझियो 1 + 1 = 3। आपको 1 + 1 = 3 कभी सुने हैं? नहीं सुने। आप लोग कहेंगे वाह 1 + 1 = 3, गजब का सर है जी, 1 + 1 = 3 पढ़ाए आप, वाह, जीवन में पहली बार 1 + 1 = 3 पढ़ लिए ना चार्ट। तो
तो 1+1 बराबर 3। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे आप लोग समझिए। 1+1 बराबर 3 का मतलब ये हो गया कि 1+1 बराबर तो 2 होता ही है। 1+1 बराबर 2। तो ये तो नॉर्मल की बात है कि 1+1 बराबर 2। लेकिन यहाँ पर साइनर्जी का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल से अधिक इफेक्ट करता है। नॉर्मल से अधिक इफेक्ट करता है। तो यहीं पे शॉर्ट में बताए कि 1+1 बराबर 3। ये तो नॉर्मल है, चलो ठीक है। तो एक ही ड्रग वर्क करेगा, नॉर्मल वर्क करेगा तो 1+1 बराबर 2 तो सब जानता है। लेकिन हमने आज पढ़ाया आपको उल्टी गिनती 1+1 बराबर 3। 1+1 बराबर 3 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा नॉर्मल 1+1 बराबर 2 आया उससे अधिक, मतलब यानी कि 3 एक स्टेप आगे। तो 1+1 बराबर 3 मतलब इसका जो इफेक्ट होगा बहुत अधिक मात्रा में इफेक्ट होगा, नॉर्मल से अधिक। इस जो ड्रग्स देंगे साइनर्जिज्म का मतलब क्या कि नॉर्मल से अधिक इफेक्ट, नॉर्मल से अधिक इफेक्ट को साइनर्जिज्म कहते हैं। जैसे मैं आपको बताते हैं 1+1 बराबर 3 याद रखना है। कोई पूछे 1+1 बराबर क्या होता है तो ये ना बोल देना है कि 1+1 बराबर 3 होता है, 2 होता है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह समझाए कि साइनर्जिज्म का मतलब नॉर्मल से अधिक, यानी कि 1+1 बराबर 2 तो ये नॉर्मल हो गया, सब जानता है कौन। लेकिन जो हमको अधिक मतलब नॉर्मल से अधिक होना, नॉर्मल से अधिक होना चाहिए कि 2 छोड़ के 3। तो साइनर्जिज्म का मतलब हो गया कि जब दो ड्रग्स आर गिवन टुगेदर, जब कोई किसी को 2 ड्रग्स एक साथ दिया जाता है, गिवन टुगेदर एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। जैसे कोई ए ड्रग्स है और कोई बी ड्रग्स है, इसको हम दोनों को सेम दे रहे हैं, गिवन टुगेदर, साथ में एक साथ दे रहे हैं। यह ड्रग्स है, ए ड्रग्स है और दूसरा बी ड्रग्स है, ए ड्रग्स और बी ड्रग्स, ए ड्रग्स और बी ड्रग्स, और इसको हम साथ में दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इफेक्ट अधिक बढ़ जाएगा। जैसे हम बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह, सल्फोनामाइड प्लस ये ए ड्रग्स है और बी ड्रग्स है। हम बताए ना कि दोनों ड्रग्स को एक साथ दिया जाता है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे सेम ड्रग्स है, जैसे दोनों क्या है, ये दोनों एंटीबायोटिक है, ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक है। दोनों एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का क्या काम है कि बैक्टीरिया को किल करता है। दोनों अगर हम साथ में दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो एक का इफेक्ट है वो जो एक काम करता है, अगर दोनों हम साथ में रहे तो दोनों को कंबाइंड हो गया, जुड़ गया तो क्या हो गया कि नॉर्मल से अधिक इफेक्ट वो डालेगा, नॉर्मल से अधिक। एक देते तो नॉर्मल इफेक्ट करता, वो भी बैक्टीरिया का मारता, लेकिन नॉर्मल तरीका से कम, मतलब धीरे धीरे मारता। हम दोनों साथ में दे रहे हैं तो नॉर्मल से अधिक इफेक्ट करे। जैसे आपको बताए थे कि 1+1 बराबर 3, मतलब कि 1+1 तो 2 सब जानता है, नॉर्मल हो गया, और हमको इससे अधिक इफेक्ट डालना है 1 बराबर 3। तो यहाँ पे तो क्या करेगा, इसके इफेक्ट को बढ़ा देगा, मतलब इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा। तो एक साथ में जो बैक्टीरिया किल होगा, एक साथ जो बैक्टीरिया किल होगा वो बहुत मात्रा में एक बार में किल होगा। जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन में हमको जल्दी बैक्टीरिया को खत्म करना है तो क्या करते हैं, हम 2 एंटीबायोटिक को एक साथ मिला के दिया जाता है। जैसे साइनर्जिज्म कहता है जल्द से जल्द खत्म करना है। तो हम 3 में जैसे बताया ना आपको कि एक ड्रग का इफेक्ट दोनों साथ में देते हैं तो दोनों का ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो जैसे ट्रिमिथोप्राइन को सल्फोनामाइड के साथ हम दे दिए, दोनों एंटीबायोटिक है जो इफेक्ट को बढ़ा दिया तो बैक्टीरिया एक साथ बहुत
ज्यादा मात्रा में किल होगा। तो चलिए, हम ये दोनों टॉपिक भूल गए थे, नहीं सर भूले नहीं थे, छोड़ दिए थे, तो अभी हम बता दिए आपको। क्या बताया आपको? सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म बताया। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब आपको हम बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि फार्माको मतलब होता है ड्रग्स और मूवमेंट मतलब होता है सॉरी, फार्माको मतलब ड्रग्स हो गया, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे काइनेटिक, जिसमें मूवमेंट के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब कोई पूछे तो सिंपल लैंग्वेज में आपको जवाब देना है कि हाउ द बॉडी डज टू द ड्रग्स। हमारा बॉडी जो है ड्रग्स के साथ क्या करता है, वो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। जब कोई मेडिसिन हम खाते हैं तो हमारा बॉडी उस पर क्या प्रभाव करता है, और हमारा बॉडी डिसाइड करता है कि इस ड्रग को किधर से किधर ले जाना है। और उसके बाद फार्माकोडायनेमिक में हम पढ़े थे जो ड्रग्स खा रहे हैं हमारे बॉडी पर उसका इंटरेक्शन क्या है, इफेक्ट क्या है, वो हमारे बॉडी पे कैसे वर्क करता है, वो ड्रग्स हमारे बॉडी पे कैसे कर रहा है, वो फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़े। और हमारा बॉडी क्या करता है ड्रग्स के साथ, वो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताए थे कि पहला जो हमारा ओरली जो हम लोग दवा खाते हैं, ओरली खाते हैं, जैसे टैबलेट या कैप्सूल या सिरप के रूप में जो हम लोग लेते हैं, वो हमारा इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में से द्वारा हमारा इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो क्या होता है कि पोर्टल में यानी कि ब्लड वेसल्स में होकर हमारे लीवर में जाता है। लीवर में क्या होता है, वहां पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो फिर क्या मिलता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरा बॉडी में वो फैलता है, फिर से वो हमारे सेल तक, टारगेट सेल तक जाता है और वर्क करता है। फिर वो जो वेस्ट मटेरियल बैठ जाता है वो हमारे यूरिन के द्वारा एक्सक्रीशन, मतलब यूरिन के द्वारा जो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है वो यूरिन फॉर्मेशन करता है, वो उसके द्वारा जो है एक्सक्रीशन यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो हमने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सब पढ़ा दिए थे, तो सिंपल लैंग्वेज आपको बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको हम पूरे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आप एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्या है एब्जॉर्प्शन। पहला क्या है एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे हम। तो थोड़ी देर रखने के बाद मार्कर सब भी जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ना आपको बोलते हैं कि पढ़ो ना पढ़ो, हमेशा पढ़ाई के माहौल में रहो, थोड़ा ब्रेन डेवलप होते रहेगा। जब किसी चीज को कहीं पे रख दो, धीरे धीरे उस पर बैक्टीरिया वायरस लगते, जंग लग जाता है, मतलब खराब हो जाता है वो पदार्थ। तो उसी तरह ब्रेन को जब छोड़ दोगे, यूज नहीं करोगे पढ़ाई में, तो वह बाद में काम करना बंद कर देगा। तब कितना भी पढ़ेगा समझ नहीं आएगा, याद ही नहीं होगा। तो अभी जो अभी 12 साल 20 साल का है, 22 साल का एज है, 18 साल का है, यह एज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज में आपको हर एक कुछ इसी स्टेज में करियर बनाना है, आपको फैमिली का भी प्रेशर रहता है, तो आप लोग को सबको देख के चलना है। आपको पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इस एज में अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए तो आप लोग जीवन भर पछताओगे। तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस एज में ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो पहला हम लोग का था, पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ रहे थे। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो इट इज द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें एन अनचार्ज्ड ड्रग्स पासेज करता है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें अनचेंज्ड जो हम लोग ड्रग्स खाए,
जो हम लोग ड्रग्स खाए वो हमारे स्टोमक में क्या हुआ, उसका छोटे छोटे जो जैसे हम टैबलेट खाए तो उसका तो वो ऐसे ही डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में नहीं ना जाएगा, उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो स्टोमक में जो फ्लूइड रहता है उससे डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। उसमें डिजोल्व होने के बाद वह फ्लूइड में लिक्विड टाइप से बन जाता है, लिक्विड टाइप से हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन बताया आपको कि जैसे हम टैबलेट खाए तो वो पूरा टैबलेट नहीं हमारे ब्लड वेसल्स में जा सकता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेकडाउन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड रहता है उसके साथ वो डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने के बाद क्या होता है कि वो फिर आगे की प्रोसेस में जाता है। तो हम लोग ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, हम इसका क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसका, एब्जॉर्प्शन का, ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन रेफर टू हाउ अ ड्रग्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इंटेस्टाइन। हमारा बॉडी में जो ड्रग्स हम लोग जो ओरली रूप से जो हम लोग ड्रग्स खाए वो हमारे ये इंटेस्टाइन में कैसे ऑब्जर्व होके फिर यह हमारे ब्लड वेसल्स में यानी कि पोर्टल वेन में गया, पोर्टल वेन में किस तरह से ऑब्जर्व हुआ गया, इसी के बारे में हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जैसे हमारा यह स्टोमक है, जैसे यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके साथ हमारा क्या रहता है जुड़ा हुआ, इसके साथ एब्जॉर्ब कहाँ होता है हमारा पोर्टल वेन में। तो यह हमारा पोर्टल वेन हो गया, ये क्या हुआ, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन हुआ। पोर्टल वेन में जाने से पहले यह किस में ऑब्जर्व होता है, पहले हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से टिश्यू में ऑब्जर्व होता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे ये हमारा ड्रग्स है तो यह एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा हमारा कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड स्ट्रीम पोर्टल वेन में जाएगा। तो बीच में क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं अगर इस एपिथेलियल टिश्यू का, तो जैसे एक मेम्ब्रेन होता है सेल में, सभी मतलब सेल का अपना अपना, जैसे एपिथेलियल सेल का अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। जैसे यह एपिथेलियल टिश्यू है, इसके कवरिंग पतली झिल्ली रहता है जो मेम्ब्रेन का काम करता है, मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू यह क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे, सेल का पार्ट पढ़ाएंगे, कैसे बहुत ही डीपली ले जाएंगे आपको। तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है किससे, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के बाइलेयर से बना होता है, बाइलेयर का बना होता है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। तो यही डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन, जो ये तो हमारा, और इस सेल जो एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। इसका हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं किसका, यह टिश्यू का। तो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के चारों ओर से एक झिल्ली पतली रहती बनी कवर की रहती है, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा बना होता है किससे,
फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। क्या किस चीज से बना होता है? फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है। यही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि व्हाट एंटर एंड व्हाट एग्जिट, मतलब कौन किस चीज को अंदर लाना है और किस चीज को बाहर जाना है, वो डिसाइड कौन करता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि किस यहाँ ड्रग्स की बात हो रहा है, वैसे किस कोई भी चीज हो सकता है। यहाँ हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि किस ड्रग्स को एपिथेलियल टिश्यू तक जाना है और किस ड्रग्स को नहीं जाना, वो डिसाइड कौन करेगा? हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन और ये हमारा ब्लड वेसल, तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर लेगा। अब उसको हो गया कि ठीक है ये जाने लायक है, तो वह कहाँ भेज देगा? इसको एपिथेलियल टिश्यू के पास भेज देगा। एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसके नीचे एपिथेलियल के नीचे हमारा ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल, फिर एपिथेलियल से एब्जॉर्ब करके कहाँ देगा? ये ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा? तो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा। हमारा टारगेट क्या था बताने का? कि हमारा जो ड्रग्स लिए वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारा ब्लड वेसल्स में गया। कैसे गया? तो बताए आपको कि हमारा जो यह एपिथेलियल टिश्यू है बीच में, उसका कवरिंग, ऊपर से जो कवरिंग लेयर रहता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई भी रिसेप्टर कहाँ बाइंड रहता है? सेल मेम्ब्रेन पे ही बाइंड रहता है। वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि किस ड्रग को अंदर जाना है और किस ड्रग को नहीं जाना है। तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर लेगा कि ठीक है यह जाने लायक है, तो वह कहाँ भेज देता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? उसको ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वह ब्लड वेसल्स में छोड़ देता है। वही हम यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू आप लोग को दिखाया, तो इसको क्रॉस सेक्शन करके आप लोग को हम अच्छी तरह से बता दिए। यह क्या है? ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम। ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल सेल्स। ये क्या है? हमारा इंटेस्टाइन है। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में चला गया। अब ब्लड वेसल्स के द्वारा वो कहाँ जाएगा? हमारा लीवर में जाएगा। तो ब्लड वेसल्स में जाएगा तो किस प्रोसेस से जाएगा? 4 प्रोसेस है हमारा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का कितना प्रोसेस है? 4। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है 4 प्रोसेस से, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है पैसिव डिफ्यूजन। जब हमारा ड्रग्स एब्जॉर्प्शन हुआ तो कैसे हुआ और फिर वह कैसे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो हम लोग स्टेप बाय करेंगे। तो पहला हमारा है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या है? पैसिव डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर ड्रग molecules moves from an area of high concentration to area of low concentration। जो हमारा ड्रग्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, पैसिव मतलब हो गया कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करना। जैसे ये हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम इसको अगर छोड़ेंगे ऐसे करके तो छोड़ेंगे, इसमें हमारा कोई फोर्स नहीं लगता, हमारा कोई मतलब एनर्जी लॉस नहीं हुआ, हमें डायरेक्ट छोड़ दिए थे, गिर गया। तो ये हमारा हाई से लो, तो इसमें हमारा कोई एटीपी हमारा एनर्जी खर्च नहीं हुआ। तो यह हाई से लो कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन विदाउट लीडिंग एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसमें कोई किसी चीज का हमको आवश्यकता नहीं है और न कोई हमारा एनर्जी का, हम ऐसे छोड़ेंगे डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये हो गया। पैसिव डिफ्यूजन वर्क करता है बेस्ट फॉर द स्मॉल नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल और चार्ज ड्रग्स कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन इजिली भाया पैसिव डिफ्यूजन। तो हम ये आसानी से समझते हैं।
जैसे जैसे हमको जैसे आप लोग को बताते हैं कि ये क्या है हमारा, सॉरी, जैसे आप लोग को हम रफ डायग्राम बनाते हैं, यह हमारा क्या है, इंटेस्टाइन है, यह हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या है हमारा, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन। यह ड्रग हमारा कैसे जाएगा, लो, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा खाली है, पूरा खाली है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लड एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन वहां पे भरा हुआ है, और वो जो हमारा ब्लड वेसल्स खाली है उसमें वो ड्रग जाना है कि हाई से लो। इसमें कोई एटीपी की जरूरी नहीं है, नो एटीपी, इसमें एटीपी के कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, और एटीपी की जरूरी नहीं है। और इसमें पैसिव डिफ्यूजन में केवल जो है लिपिड सोल्यूबल, जो भी ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगा वही सिर्फ डिफ्यूजन के द्वारा, इस पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में कौन जाएगा, केवल लिपिड सोल्यूबल केवल लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा जो हमारा ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर जो हमारा ब्लड वेसल्स में जा रहा है, वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा सिर्फ लिपिड सोल्यूबल से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या किस चीज से बना था, आपको बताए थे कि लिपिड फॉस्फोलिपिड से बना होता है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेट से बना होता है। तो हमारा सिर्फ वो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग इसके द्वारा नहीं जाएगा। वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। लिपिड सोल्यूबल ड्रग ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, लेकिन वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है इससे फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ, इसीलिए लिक्विड सोल्यूबल आसानी से चला जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल का डिफ्यूजन नहीं होगा। किसमें, पैसिव में नहीं होगा। तो फिर हम लोग को सिर्फ सभी ड्रग्स जो वाटर सोल्यूबल नहीं बना है, क्या नहीं बना है, सभी ड्रग लिपिड सोल्यूबल नहीं बना है कि वह आसानी से चला जाएगा। तो बहुत सारे ड्रग्स है जो वाटर सोल्यूबल भी है, तो लिपिड सोल्यूबल का मतलब क्या होगा कि जो फाइट में यानी कि ऑयल में, तेल वाला पदार्थ में जाके, यानी कि फाइट में जो हमारा शरीर मसल्स में जो फाइट रहता है, फाइट को एब्जॉर्ब हमारा कौन सा सेल में कौन सा पार्ट करता है, सेल का कौन सा पार्ट, सेल का एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारे फाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एडिपोज टिश्यू में फाइट जमा रहता है, तो यह क्या करता है, फॉस्फोलिपिड ड्रग्स जो होता है उसको क्रॉस हो जाता है, वो इस पार से उस पार चला जाता है। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है जो पानी में घुलनशील है, वो ड्रग नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को एक दूसरा हम लोग को करना है, तो हम लोग को किसी का मदद लेना है, किसी चैनल, किसी ट्रांसपोर्ट का मदद लेना है, जिससे हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग्स भी आसानी से चले जाए। तो हम लोग देखते हैं किसका सहारा लेना है हमको, किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। जब हमको किसी मंजिल पे जाना है तो सहारा लेना पड़ेगा, बुक का लो, कलम का लो, कोचिंग का लो, स्कूल का लो, कॉलेज का लो, किसी का तो सहारा लेना है जिससे उस मंजिल पे पहुंचेंगे। तो बताए कि पैसिव डिफ्यूजन में हमारा क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स है वो आसानी से
चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ब्लड में, और जो हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हम लोग को कोई भी ड्रग्स, सभी ड्रग्स ऐसा नहीं है, सभी ड्रग्स ऐसा नहीं है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है जो सभी ड्रग्स आसानी से लिपिड सोल्यूबल मिल जाए। कुछ बहुत सारे ड्रग्स है जो वाटर सोल्यूबल है, तो उसको कैसे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर, ब्लड में एब्जॉर्ब कराना है, तो देखते हैं। उसको भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि उसको किसी की मदद चाहिए। तो उसको कौन मदद करेगा देखते हैं। तो उसको मदद करने के लिए हम लोग फैसिलिटेट डिफ्यूजन को लाएंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन को हम लोग उठा के लाएंगे कि आप जो है ना, आप किसका मदद कीजिए, जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है उसका मदद कीजिए, हेल्प कीजिए और उसको एब्जॉर्ब कराइए। कहाँ? उसको ब्लड में छोड़ दीजिए, ब्लड वेसल्स में जाके छोड़ दीजिए। ये हमारा सहारा नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? पैसिव डिफ्यूजन हमारा सहारा नहीं दे रहा है उस ड्रग्स का, वो जिसका कोई नहीं, इसका भगवान है। तो सभी का जब सुबह हुआ है तो रात होगा, रात हुआ है तो सुबह होगा ही होगा। तो अगर पैसिव नहीं ले जा रहा है तो उसको दूसरी तरह से ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमको किस चीज का जरूरी पड़ेगा। तो जैसे तो हम लोग किसी का क्या करेंगे? सहारा लेंगे। किसमें? फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही यह प्रकार है। तो वो नहीं, अब खुद से नहीं कर पाया तो वो किसी को भेजा। जैसे किसी का पिताजी कहीं नहीं जा पाता है तो अपने लड़के को भेजता है कि जाओ तुम अपना अटेंडेंस वहां पे बना लो। तो समझते हैं आप। तो पैसिव डिफ्यूजन अब खुद से नहीं ले जा रहा था वाटर सोल्यूबल को, वो अपने लड़का को भेजा। किसको? फैसिलिटेड डिफ्यूजन को भेजा कि तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। इसमें भी हायर से लोअर में जाता है। हायर से कहा जा रहा है? लोअर में जा रहा है। इसमें भी नो एटीपी, इसमें भी एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कोई भी एटीपी का जरूरत नहीं है। हेल्प टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड विदाउट यूजिंग एनर्जी। इसमें किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके हम लोग उसको ले जाएंगे। तो इसमें भी कोई एटीपी का उपयोग नहीं होता है। तो जैसे हम लोग बताए, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा किसी इंटेस्टाइन है, इसमें जो ड्रग्स एब्जॉर्ब हुआ है, इसमें ड्रग्स जो एब्जॉर्ब हुआ है, अब वो वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो वो डिफ्यूजन से तो जाएगा नहीं, पैसिव डिफ्यूजन से। तो इसको हमको कैसे ले जाना है? किसी की मदद से ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे? इस कैरियर प्रोटीन का हम लोग सहारा लेंगे। ये क्या है? एक कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन है। क्या है हमारा? कैरियर प्रोटीन है। जैसे कैरियर प्रोटीन जैसे एमिनो एसिड एक कैरियर प्रोटीन है जो क्या करता है? मदद करता है जो भी ड्रग्स हमारे इंटेस्टाइन, ये हमारा क्या है? इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में ये क्या है? ड्रग्स है।
ड्रग्स जो एब्जॉर्ब हुआ है वो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है तो वो हमारा नहीं जा रहा है, पैसिव डिफ्यूजन से नहीं गया, तो हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसका सहारा लेंगे, कैरियर प्रोटीन का, कैरियर प्रोटीन जैसे एमिनो एसिड का हम लोग सहारा लेंगे। एमिनो एसिड क्या करेगा, इस ड्रग्स को यहाँ पे अपने एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये हमारे ये ऐसे करता है, ये जैसे ऊपर से एब्जॉर्ब किया और फिर ये क्या करेगा, इसे यह हमारा सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यह क्या करेगा, इधर पकड़ा और इधर सेल में, ब्लड में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जाके इसको छोड़ दिया, ब्लड सर्कुलेशन में जाके छोड़ दिया। तो हम किसका सहारा लिए, प्रोटीन का, एमिनो एसिड प्रोटीन का सहारा लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग सहारा किसका लिए, एमिनो एसिड का, कैरियर प्रोटीन का, जिसमें हम लोग एमिनो एसिड देखे। वो क्या किया, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्रग्स एब्जॉर्ब हुआ था, जो वाटर सोल्यूबल, जो उसको क्या किया, ये प्रोटीन एब्जॉर्ब खुद एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब का करके वो क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ दिया। हम लोग किसका सहारा लिए, जो लिक्विड सोल्यूबल का में पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड में, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स था वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था ब्लड में, किसके द्वारा, पैसिव के द्वारा। तो हम लोग को कोई ना कोई उपाय ढूंढना था, तो हम लोग एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक प्रोटीन का सहारा लिए, किस प्रोटीन का, एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड क्या किया कि जो एब्जॉर्ब ड्रग था उसको खुद एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ दिया। तो हम लोग देख लिए कैसे काम किया। तो ये क्या हमारा कैरियर प्रोटीन है। चलिए, तो हमारा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन खत्म हो गया, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि यह लो से हाई में, लो से, जैसे मोटर लगा, देखते हैं आप घर पे नीचे मोटर रहता है, ऊपर में उसका ड्राम रहता है, वो क्या करता है, नीचे से उसको पानी, उसको बहुत फोर्स लगता है। इसमें क्या होता है कि एटीपी की यूज होता है, एटीपी का यूज होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लो से हाई membrane that the help of specific transport protein and require energy, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, या लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में या मूव करता है सेल मेम्ब्रेन में। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। और यह क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। अब कैसे में क्या होता है, यह ब्लड सर्कुलेशन से ही हमारा इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में ड्रग्स का एब्जॉर्ब होता है, यहां से गया और यहां एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे मतलब इसका डिफिनेशन यही है कि अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि लो से हाई में यह ट्रांसफर करता है,
ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन के नीचे से ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड एनर्जी। इसमें आवश्यकता होता है एनर्जी का, जैसे बताया कि ब्लड सर्कुलेशन है, इससे कहाँ आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उल्टा इसका अगेंस्ट कह रहा है ना, लो से हाई में इसका यूज होगा। तो चलिए समझ गए होंगे। अब छोटी छोटी एक टर्म है उसको समझ लेते हैं। जैसे आपको बता दें जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है ये। उसके बाद क्या है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। तो जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स अगर सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट कर रहा है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट सीधा कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, उसको हम कहेंगे सिम्पॉट। इसको हम क्या करेंगे, सिम्पॉट कहेंगे। और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कुछ इधर जाता है और कुछ इधर आता है, कुछ इधर जाता है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन से कुछ इंटेस्टाइन में जाता है। इस कंडीशन को हम कहेंगे एंटीपॉड। एंटी मतलब समझते हैं कि विरुद्ध। तो हम लोग क्या देखे, ये हमारा क्या था, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि पोर्टल वेन जो ये है लिवर से जुड़ा हुआ है, वो ये हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ये हमारा क्या है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ ड्रग्स जो है क्या कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ब्लड वेसल्स में सीधा जा रहा है, सीधा मतलब वो वर्क कर रहा है, मतलब सीधा जा रहा है, इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में सीधा जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। समझिए एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिम्पॉट। और कुछ ड्रग्स क्या करता है, ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल से फिर इंटेस्टाइन में आता है, तो उसको क्या कहते हैं, एंटीपॉट कहते हैं, एंटीपॉट। ये सब टर्म है और समझ गए होंगे। चलिए, तो ड्रग्स का इस तरह से मैकेनिज्म है जो हमारे एब्जॉर्प्शन में वर्क करता है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है वो पिनोसाइट। पिनोसाइट्स है, ये वो है पिनोसाइट, साइटोसिस है, साइटोसिस। पिनोसाइटोसिस है। और दूसरा क्या है हमारा, फैगो, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग और फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल एटिंग, सेल एटिंग। सेल ड्रिंकिंग का मतलब हो गया कि लिक्विड और डिसॉल्व पार्टिकल, जो लिक्विड पदार्थ है हमारे सेल में जो लिक्विड पदार्थ है और डिसॉल्व पार्टिकल है, उसको क्या करता है, यह पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल उसको जो लिक्विड है और जो डिसॉल्व पार्टिकल उसको क्या करता है, यह ड्रिंक कर जाता है। लिक्विड और
डिजोल्व पार्टिकल, डिजोल्व पार्टिकल जो सेल ड्रिंकिंग फिनोसाइटोसिस हो गया, जो सेल ड्रिंकिंग मतलब जो लिक्विड और डिजोल्व पार्टिकल्स है उसको सेल क्या करता है, पी जाता है फेगोसाइटोसिस में। और फिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस में क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या करता है, सेल खा जाता है, मतलब उसको सॉलिड पार्टिकल्स को खा जाता है सेल, उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यह दो प्रोसेस है सेल में जो होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि जो सेल ड्रिंकिंग मतलब जो लिक्विड और डिजोल्व पार्टिकल्स है उसको पी जाता है, सेल क्या करता है, पी जाता है, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस जो सेल ईटिंग मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, ईटिंग खा जाता है, उसको कहता है फेगोसाइटोसिस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन, पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन। Paracellular absorption. Paracellular absorption is the movement of drugs between adjacent cell through the intracellular space tight junction without entering the cell। मतलब जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। तो ये क्या करता है, यह सेल मेम्ब्रेन पे नहीं जाता है, यह सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे नहीं जाके ये क्या करता है, गैप से डायरेक्ट या गैप से यह ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, ड्रग जो एब्जॉर्ब हो जाता है, गैप से एब्जॉर्ब हो जाता है। यह क्या करता है, पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन। तो Paracellular absorption is the movement of drugs between adjacent cell through the intercellular space। intercellular space का मतलब हो गया कि जो सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह छूटा रहता है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस टाइट जंक्शन विदाउट एंटरिंग द सेल। यह ड्रग सेल में एंट्री नहीं करता है, सेल में इंटर नहीं करता, यह जो थोड़ा थोड़ा जगह सेल के बीच में छूटा रहता है उसी के थ्रू यह हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको कहता है पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन। और इसका कुछ जो एब्जॉर्प्शन है उसका कुछ फैक्टर इफेक्टिंग होता है। मैकेनिज्म खत्म हो गया, इसका कुछ फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ड्रग फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो कुछ फैक्टर इफेक्टिंग हो सकता है, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग में क्या है कि सोलबिलिटी, सोलबिलिटी पहला है, सोलबिलिटी मतलब घुलनशीलता, घुलनशीलता मतलब लिपिड सोल्यूबल ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फास्टर। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो क्या करता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है। और क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल फास्ट एब्जॉर्ब होता है और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स क्या करता है, स्लो एब्जॉर्ब होता है, स्लो एब्जॉर्ब होता है, स्लो एब्जॉर्ब। तो
फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का कुछ फैक्टर इफेक्टिंग है जो सोलिबिलिटी के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो सोलिबिलिटी के घुलनशीलता के अनुसार देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स है उसको कोई मदद की आवश्यकता नहीं होता है, वो खुद से खुद एब्जॉर्ब होता है, मतलब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वाटर सोल्यूबल था, उसको किसी ट्रांसपोर्ट का आवश्यकता पड़ रहा था, वो धीरे से एब्जॉर्ब होता है, उसमें टाइम लगता है, तो यह सोलिबिलिटी इफेक्ट था। और आगे देखते हैं हम कौन कौन सा इफेक्ट है। तो आगे है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज का मतलब हो गया कि जैसे कोई टैबलेट बड़ा है, पार्टिकल साइज मतलब हो गया वही टैबलेट बड़ा है या कैप्सूल, टैबलेट पे डिसाइड करता है। फैक्टर इफेक्टिंग मतलब पार्टिकल साइज मतलब स्मॉल या लार्ज, स्मॉल लार्ज मतलब कि जो पार्टिकल्स का साइज डिपेंड करता है फैक्टर इफेक्टिंग में कि वो पार्टिकल्स का साइज छोटा है या बड़ा, छोटा रहेगा तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा और बड़ा रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में। तो फैक्टर इफेक्टिंग का दूसरा क्या है कि पार्टिकल साइज भी इफेक्ट करता है, जो हम मतलब स्मॉल है तो जल्दी और लार्ज है तो थोड़ा देरी से एब्जॉर्ब होगा। तो ये देख लीजिए। उसके बाद ड्रग्स का फॉर्मुलेशन, ड्रग का फॉर्मुलेशन देखेंगे। ड्रग्स का बनावट, बनावट कैसा है कि लिक्विड, लिक्विड है तो जल्दी होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, उससे लिक्विड सस्पेंशन से पहले जल्दी लिक्विड एब्जॉर्ब होगा और किससे कैप्सूल, कैप्सूल से जल्दी एब्जॉर्ब सस्पेंशन होगा और सस्पेंशन से जल्दी एब्जॉर्ब कौन होगा लिक्विड, और लिक्विड हो गया और टैबलेट। मतलब ड्रग्स के फॉर्मुलेशन, ड्रग्स के बनावट भी फैक्टर इफेक्टिंग का कारण हो सकता है। जैसे लिक्विड है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा और उससे जैसे टैबलेट है उसको बहुत देरी लगेगा एब्जॉर्ब होंगे, इससे पहले एब्जॉर्ब कौन होगा कैप्सूल, कैप्सूल से भी फास्ट एब्जॉर्ब कौन होगा सस्पेंशन, सस्पेंशन से भी एब्जॉर्ब कौन होगा लिक्विड होगा। तो यह फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे टैबलेट है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, कैप्सूल है तो उससे टैबलेट से कम टाइम लगेगा, और सस्पेंशन है तो कैप्सूल से कम टाइम लगेगा, और लिक्विड है तो सबसे कम टाइम लिक्विड को लगेगा। तो ये भी फैक्टर इफेक्टिंग का कारण हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के अनुसार देखते हैं। तो ब्लड फ्लो, मोर ब्लड फ्लो फास्टर एब्जॉर्प्शन। अगर जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स जल्दी मतलब अधिक हो रहा है, ब्लड वेसल्स वहां पे अधिक है, एब्जॉर्प्शन तो जल्दी होगा। ब्लड वेसल्स के फ्लो पर डिपेंड करता है कि वो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, क्योंकि वहां का स्टेज थोड़ा चौड़ा होता है तो वहां पे ब्लड वेसल अधिक होता है तो वहां पे जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोर देन स्टोमक, स्टोमक से ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहां के सरफेस एरिया अधिक है, अधिक होने के कारण वहां पे ब्लड वेसल्स अधिक है, वहां पे जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग देख लिए यह फैक्टर इफेक्टिंग। तो हम लोग पहला टॉपिक खत्म कर लिए। कौन सा खत्म कर लिए? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मेटाबॉलिज्म पे।
तो मेटाबॉलिज्म हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत होगी। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन खत्म कर लिया है और मेटाबॉलिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास के एंड में आप लोग को एक मोटिवेशनल शायरी सुना देते हैं। तो लास्ट में आप लोग को पता है कि सुनाते हैं। तो मंजिल की भूख है मुझे, मंजिल की भूख है मुझे मोहब्बत की नहीं, मंजिल की भूख है हमें मोहब्बत की नहीं, रास्ते खुद बनते जा रहे हैं, रास्ते खुद बनते जा रहे हैं, बस चलते जाना है हमको, कि बस हमको चलते जाना है। जो आज इग्नोर कर रहे हैं, जो आज हमको इग्नोर कर रहे हैं, कल ब्लॉकिंग करवाएंगे मेरी सक्सेस के बाद, कल ब्लॉकिंग करवाएंगे जब हम सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग से थोड़ा गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा चैनल पे ध्यान दीजिए, शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आप लोग को अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ से पढ़ते हैं, हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है हो जाता है। तो आप लोग जरूर शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। और तो चलिए ठीक है, हम रखते हैं आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम लोग यहीं से जहाँ पे खत्म किए वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।